है कि मैम कब इधर उधर देखे तो हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती करके आप स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन संगीत सीखने नहीं भेज सकते। संगीत सीखने मम्मी पापा उन्हीं को भेजते हैं जो बच्चा जिद करता है कि हमको सीखना है, मम्मी हम भी सीखेंगे। तब ये बात लगा कि आने के बाद थोड़ा फिर डाइवर्ट भी हो जाता है। आए थे संगीत सीखने, आए थे क्या वो है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक आदमी सोचा कि चलते हैं भगवान का भजन करते हैं मंदिर में। वो अपना रवाना हो गया, बड़े भक्ति भाव के साथ जा रहा था। बीच रास्ते में देखा बड़ी आवाज आ रही, टुन टुन करके। उसने कहा ये किस चीज की आवाज है? तो थोड़ा देखा तो एक आदमी जो है वो एक धनुष की तरह एक बड़ा सा होता है, उसमें कुछ लगे होते हैं और रुई लेकर के बड़ा धुन रहा है। रुई धुनना आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अब आजकल कहाँ उसका जमाना है, वो मैट वैट कहा कुछ उसका तो पता नहीं चलता। पहले रुई धुन करके तब बनाया जाता था। तो उससे रुई बहुत सुंदर उड़ता है और वो जब गांठ पड़ जाती है वो धीरे धीरे छोटी छोटी होते होते फिर बिखर जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो भूल गया कि मैं हरिभजन करने जा रहा था। वो वहीं पर बैठ गया, बोला हमको भी सिखा दो। तो बोला सीखो, और वहां पर शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये हमारे विद्यार्थियों में हम पिछले 40-45 साल से सिखा रहे हैं, हमेशा यही देखते हैं। सबसे पहले तो आदमी बोलता कि नहीं हमको पढ़ाई नहीं करनी है, हमको पढ़ाई क्यों नहीं करनी, हमको संगीत सीखना है। तो ठीक है, चलो मम्मी पापा बोले चलो भाई 4 लड़कों में एक बार बात निकल गया, उसको संगीत सीखने भेज देते। भेज तो दिए, अब भेज देने के बाद मालूम चला कि उसके 2-3 गतियां अलग अलग हो जाती है। एक सोचता है कि भाई रियाज करके कोई फायदा नहीं है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दे, नंबर ज्यादा आ जाए तो हमको नौकरी मिल जाएगी। अरे ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है, नौकरी किसे नहीं चाहिए, जीविका चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मम्मी हमको ना बनारस जाके सीखना है, रहते जौनपुर में है, गाजीपुर में, आजमगढ़ में और भी दूर दूर में, बोले हम जा रहे हैं बनारस में सीखेंगे। तो मम्मी पापा सोचते हैं संगीत में इतनी लगन है, हमारा बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। कमरा वमरा ले लिए, संगीत की साधना शुरू हुई। पहले दिन 2 घंटा, दूसरे दिन 1.5, 1.25, 1, आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। ऐसे होते जाता है और उसके साथ साथ एक चीज बढ़ता जाता है। पहले दिन आधा घंटा मोबाइल, दूसरे दिन 2 घंटा, फिर 4 घंटा, 8 घंटा। सुबह क्लास में आ रहे हैं, 1 घंटे का क्लास में कम से कम 150 जमुआई। अरे भाई कम से कम क्लास के 1 दिन पहले तो सो लिया था, बाकी 5 दिन मत सोना। हफ्ते में 2 दिन आना है, वो 2 दिन थोड़ा जल्दी सो। 11 बजे 12 बजे का जमुआई आ रही होगी, तब तो आपको सरकारी दफ्तर में क्लर्की करनी चाहिए, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। और कहीं कोई जगह नहीं, प्राइवेट में जाएंगे 2 जमुआई लेंगे और अगले दिन से आपको बाहर वही घर में ही रही है। फिर उसके बाद तरह तरह की चीजें, तरह तरह का प्रलोभन। बनारस तो ऐसे भी प्रलोभन की जगह है। यहाँ पे संगीत का प्रोग्राम होता है एक जगह, और दूसरे जगह जो है गंगा किनारे पर कौन सी चाय है, लेमन। क्या आनंद है। हाँ, कहीं संगीत तेल लेना, संगीत तेल लेना। अभी फिलहाल चाय पी लेते हैं, फिर चाय पीते पीते भोगा घुमक करी करते करते मालूम चला कि अरे आज व्यास तो गया काम है, नहीं कल से करेंगे। और वो कल आता है। ये केवल बच्चों के साथ, और बच्चों को आक्षेप लगाया जाता है, एक्चुअली ये बड़ों की भी चीज है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम बड़ों की, हम लोग की पीढ़ी की भी लगभग यही स्थिति है। छुपाने वाली बात है, हम लोग दूसरों को दोष दे देते कि बच्चे ऐसा करते हैं। मालूम चला कि बच्चे के माई बाबू तो अगर बच्चा 8 घंटा मोबाइल कर रहा है तो वो 10 घंटा कर रहा है, और नाना दादा तो और आगे बढ़ गए, 12-12 घंटा कर रहे हैं। अब तो मैं रिटायर हो गया, क्या फायदा है? अरे भाई थोड़ा गार्डनिंग करिए, खेती करिए, बच्चे के साथ बैठ के उसका कहानी सुनिए, कुछ बताइए क्या बेटा क्या हुआ स्कूल में। तो ये हम लोग के पास फुर्सत नहीं है। पहले दादा नानी के पास ही बच्चे पल जाया करते थे, अब दादा दादी के पास कहाँ टाइम बचा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस देखना और पता नहीं कितना सारा। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा समय मिलता है बच्चों के साथ टाइम बिताने का। तो जब दादा नानी के पास, नाना के पास, नानी के पास, दादी के पास टाइम नहीं होगा तो बाकी लोगों के पास क्या होगा। पापा मम्मी भी अलग व्यस्त है,
बेटा नहीं, अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी हटो तुम लोग यहाँ से। हटा उठा के धीरे से अपना मोबाइल पे चाहे। ये अधिकतर घरों में होता है, आप लोग ऐसे ही नहीं हंस रहे, आपने देखा होगा अपने भी घर में। हाँ, बड़े सयाना बन रहे हैं, हमको धीरे से हटा दिया और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं क्या? हम लोग को भी अकल है, बच्चों को अकल नहीं होती है क्या? बच्चों को और ज्यादा अकल। खैर, लेकिन इससे और आप बच्चों में इस चीज को नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके बनने का वक्त है। हो सकता है पापा मम्मी का ये स्थिति आ गया हो कि उनकी नौकरी पक्की हो गई, तो जान रहे हैं कि क्या होगा, साल में प्रमोशन ले लगेगा ही, इंक्रीमेंट आइए करेगा, तो चलो उनकी जिंदगी बन गई। दादा नानी सोचते हैं कि रिटायर हो गए, अब हम अभी मोबाइल नहीं करेंगे तो मोबाइल में ही थोड़ा समय नहीं बिताएंगे तो हमारा टाइम कैसे पास होगा। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है ऐसे ही जगह पे। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी नौकरी पक्की होने के बावजूद, नौकरी उनसे कहता है कि 6 घंटे काम करिए, वो 18 घंटा काम करते हैं और छा जाते पूरे विश्व। आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से आज मैं आपको परिचय कराना चाहते हैं। श्री अभिजीत मुखर्जी प्लीज। आज आपको मैं एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फेम के साइंटिस्ट के साथ आपको मुलाकात करना। भारत और विश्व के बड़े बड़े अवार्ड्स इनकी झोली में, जब केक में देख रहे हैं क्या रखा हुआ, शायद वही अवार्ड वगैरह ही होगा। इतने अवार्ड इनके पास आ चुके हैं, इतने ये खास व्यक्ति है वर्ल्ड में। होता क्या है कि संगीतज्ञ है, कोई सितार बजाता है तो उसको सब लोग जान जाते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट में देखो फिर जो मंच भी है तो वहां से पीछे हटे, वो लोग आड़ में रह के काम करते हैं। 18 घंटा 20 घंटा तक काम चाहते तो बड़े आराम से, उनके पास बहुत बड़ा जॉब है। वो IIT के प्रोफेसर है, खड़गपुर ना, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर। ज्यादातर प्रोफेसर बिना काम की तनख्वाह लेते हैं, वो भी चाहते तो ले लिए होते। किसी तरह से जाना है, बायोमेट्रिक लगा के वापस आ जाना है, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहती है। ऐसे प्रोफेसरों की संख्या 80% है जो कुछ नहीं करते। लेकिन ये उन चंद 0.00001% लोगों में से है जिन्होंने अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ा है और अपने कर्म को आगे रखा है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इनका माल्यार्पण मैं स्वयं करूंगा। ढेर सारे अवार्ड है, मुझे उतना नाम भी याद नहीं हो सकता है कि उनकी पत्नी बताना चाहे कि कौन कौन से अवार्ड है, आप बता दीजिए अगर आपको याद है। बहुत बहुत सारे अवार्ड्स, उसमें से 2020 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, और उसके पहले नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2014, राइट। मुझे भी याद नहीं रहता, इतने सारे अवार्ड्स। आज ऐसे साइंटिस्ट शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक और अवार्डी से मिलाया था, आप लोग याद होगा, प्रोफेसर लाखोटिया जी आए थे यहाँ पे, वो बायोलॉजी के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए। मैंने बताया था कि उनके घर में मैं गया था दूसरे पर्पज से, उनकी पत्नी से हमारा परिचय था। वहाँ पहुंचा तो सामने देख रहा हूँ, कहा ये क्या है ये अवार्ड, तो बताया कि हमारे हस्बैंड जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने ये, तो हमने कहा कि आप प्लीज हमारे यहाँ पे आइएगा। आप लोग जैसे गुणी व्यक्ति के, विद्वान व्यक्ति के, वैज्ञानिक व्यक्तियों के आने से, चरण पढ़ने से शिल्पायन धन्य होता है। तो आज ऐसे ही व्यक्ति को मिला रहे हैं, ये इंटरनेशनली एक्टिव है साइंटिस्ट, उनके काम की चर्चा पूरे वर्ल्ड में है और उनको राष्ट्रपति बुला के जब तक पुरस्कार दे देती है जब जैसा रहा। तो इनको मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अपने कृतित्व के बारे में भी जरूर बताएं और बच्चों को थोड़ा प्रेरणा दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं और वो कुछ करना भी चाहते हैं संगीत के साथ साथ, तो उनको आप कुछ बताएं। बहुत धन्यवाद। मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में उतना आता नहीं है मुझे, तो मैं तो यहाँ गुरुजी के पास आए
मेरा पत्नी यहाँ पे गाना सीखती है, मगर मेरा यहाँ पे आना थोड़ा दूसरे रीज़न के लिए है, क्योंकि हमारा वाराणसी में एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, तो ये इसका जो बैकग्राउंड स्टडी है वो हम लोग ही किए हैं 2014 से। तो वो कोरोना के लिए तो बहुत दिन से बंद हो गया था, तो फिर शुरू कराने के लिए मैं मेरा स्टूडेंट लोग को लेकर आया हूँ। तो उनके साथ ये भी आके तो मिलने का फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। और मुझे जो बोलना है कि अपना नियत एकदम ठीक तरह के रखना है। वो फेल हो जाओगे ये सोचना नहीं है, आपका काम करना चाहिए। जो भी करना है वो करके जाना है, और बाद में क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। आपका नियत ठीक रहना चाहिए एवं काम के एकदम उसमें टारगेट में अगर फिक्स रहे तो थिंग्स हैपन। तो वो ही अगर करिए एवं उसके साथ जो जो काम करना है, जो प्रैक्टिस करना है, वो अगर ठीक तरह से रहे तो बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत लोग अभी फ्यूचर के बारे में सोचता है कि आफ्टर आई ग्रेजुएट व्हाट हैपेंस, कौन सा नौकरी मिलेगा, कहाँ पे जाऊँगा, वो सब सोचने का जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। एवरीथिंग इज अ प्लान, देयर इज अ ग्रैंड प्लान। तो वही मेरा मानना है। और एक थोड़ा बहुत जो हो सके मैं करता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग को सिखाता रहता हूँ। तो थैंक यू। आज इनके पिता और माता भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। तो लीजिए, एक ऐसे गुणी परिवार से जिसमें पिता ऐसे हों, माता ऐसे हों, तो उनकी बेटी भी बहुत खास ही होगी। ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, आगे करते जा रही है। पिता की प्रेरणा से, माँ की गाइडेंस से आगे बहुत कुछ करेगी। फिलहाल हम वक्त हो गया है श्रीमती आबिरा मुखर्जी का सुंदर गायन सुनने के लिए। इन्होंने शुभ्रा गुहा जी से शिक्षा प्राप्त की है और थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर मेरे साथ भी इनका इंटरेक्शन होता रहता है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ बताता रहता हूँ। तो और इसके अलावा श्रीमती पूर्णिमा चौधरी जी से भी इन्होंने सीखा है, और हमको इससे ज़्यादा मालूम नहीं है, अगर कुछ हमें छूट रहा है तो स्वयं बताएंगे। तबले पर आज इनके लिए खास बात है, क्योंकि इनके पिता खुद यहाँ मौजूद हैं, पंडित नंद किशोर मिश्र जी, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं तबला वादक के रूप में, और बनारस घराने के, बनारस बाज के एक सशक्त व्यक्ति हैं, गुरु हैं। उनके ही पुत्र श्री श्रीकांत मिश्र जी बैठने का। हारमोनियम पर पुनः श्री मोहित साहनी जी हैं। कौन सा राग प्रस्तुत होने जा रहा है वो स्वयं आबिरा जी बताएंगे। माल्यार्पण करने के लिए डॉक्टर रागिनी सरना